पाकिस्तानी सेना के प्रमुख के तौर पर कार्यकाल समाप्त होने से 2 हफ्ते पहले जनरल कमर जावेद बाजवा पर बड़ा आरोप लगा है। एक रिपोर्ट में ये आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख के पद पर रहते हुए पिछले 6 सालों के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबियों और परिवार की संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा पर इस प्रकार का आरोप किसी राजनीतिक दल या संवैधानिक संस्था या अदालत की ओर से नहीं लगाया गया है, बल्कि एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। इस बात की भी करेंगे चर्चा, लेकिन हमारी आज की कवर स्टोरी है चीन क्यों बचा रहा है पाकिस्तान के उन आतंकवादियों को जिन्हें भारत और अमेरिका भी आतंकी घोषित कर चुका है, और वो 5 खतरनाक आतंकी हैं कौन। ये आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। इससे पहले कि हम शो में आगे बढ़ें, कुछ महत्वपूर्ण समाचारों पर एक निगाह। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले जनरल बाजवा के परिवार की संपत्ति को लेकर एक बड़ा खुलासा पाकिस्तान में हुआ है और पता चला है कि पिछले 6 साल में उनके परिवार की प्रॉपर्टी में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, बाजवा के बेटे से शादी करने से 9 दिन पहले ही लाहौर की एक युवती भी अरबपति बन गई। बाजवा की प्रॉपर्टी और बिजनेस की मार्केट वैल्यू 12.7 अरब रुपए मानी जा रही है। अभी उनको कहा जा रहा था कि आप एक बार और जो है बन जाइए सेना अध्यक्ष, तो उन्होंने मना कर दिया। वो मेरे ख्याल से उनको लगा कि ज़्यादा दिन रहेंगे तो धर लिए जाएंगे, इसलिए जो है उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि अब मैं सेनाध्यक्ष नहीं रहूँगा। इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा प्रांत में सोमवार को आए भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 162 हो गई है। वहां के प्रशासन ने 162 लोगों की मौत और 700 से अधिक लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि भूकंप घनी आबादी वाले क्षेत्र में आया है। वैसे 2018 में जो भूकंप आया था उसमें 2000 लोग मरे थे, और इंडोनेशिया की जो स्थिति है वो समुद्र के किनारे देश है वो, और सुनामी से भी वो पीड़ित रहा है, और भूकंप के खतरे वहाँ ज़्यादा हैं पहले से ऑलरेडी। हाल के समय में म्यांमार और पाकिस्तान के बीच पींगे बढ़ने की खबरें आ रही हैं और जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान और म्यांमार की सेना के प्रतिनिधिमंडलों ने बीते कुछ समय में एक दूसरे देश की यात्राएं की हैं और दोनों ही देश के सैन्य औद्योगिक लिंक इससे तेजी से आगे बढ़े हैं। बीते महीने पाकिस्तान की सेना के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल म्यांमार में यांगाओ के पास बने सैन्य इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का दौरा करने गया था। यहाँ उन्होंने J-17 एयरक्राफ्ट की वर्कशॉप में भी भागीदारी की जो म्यांमार ने पाकिस्तान से खरीदा है। इसके अलावा एक और पाकिस्तानी टीम म्यांमार गई थी जिसने म्यांमार सेना को हथियारों के उत्पादन में तकनीकी मदद की है। चीन को भी जोड़ लीजिए, चूँकि चीन जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पाकिस्तान भी जाएगा, तो चीन के और म्यांमार से आजकल अच्छे संबंध हैं, इसलिए पाकिस्तान भी उसके साथ है, और अभी शायद वर्कशॉप वगैरह भी उसने दिया है। तो मेरे ख्याल से चीन के साथ ही इसके गठबंधन हो रहे हैं, जो हमारे लिए खतरा की बात है। उधर कतर में फीफा विश्व कप की शानदार शुरुआत हो चुकी है और दुनिया भर को फुटबॉल के बुखार ने अपने आगोश में जकड़ लिया। लेकिन इसी बीच में जो जाकिर नाइक के जो प्रकरण आ गया ना, वो थोड़ा सा इस फुटबॉल का जो उत्साह है उसको थोड़ा सा हिंदुस्तान की वजह से तो थोड़ा कम हो गया। आज के शो में आपको दिखाएंगे भगवान कृष्ण और राधा जी के अतुल्य प्रेम से सराबोर वृंदावन के मंदिर की झलक। लेकिन अब बात आज के कवर स्टोरी की। हमारी आज की कवर स्टोरी है कि चीन क्यों बचा रहा है पाकिस्तानी चरमपंथियों को। असल में चीन ने पिछले 6 महीनों में इन 5 पाकिस्तानी चरमपंथियों को बचाया है। पिछले महीने चीन ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी चरमपंथी हाफिज तलहा सईद को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश को नाकाम कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत और अमेरिका वर्षों से पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठनों और उनके नेताओं पर संयुक्त राष्ट्र के जरिए प्रतिबंध लगाने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्यों में से एक यानी चीन कई अवसरों पर इन प्रयासों को वीटो करता रहा है। बीते 2 दशकों में पाकिस्तान और चीन के बीच कूटनीतिक नजदीकियां बढ़ी हैं और इन दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ा है, लेकिन जानकार कहते हैं कि ये चोर चोर मौसेरे भाई वाली हालत है। बीते 4 महीनों में 5वीं बार चीन ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को संयुक्त राष्ट्र में
अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होने से रोका है। आज हम आपको बताते हैं कि भारत और अमेरिका किन 5 आतंकवादियों को डालना चाहते हैं संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल टेररिस्ट की सूची में। इनमें पहला नाम है हाफिज तलहा सईद का। 46 साल का सईद लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख और मुंबई हमलों के प्रमुख अभियुक्त हाफिज सईद का बेटा है। बीते कुछ दिनों में ये दूसरी बार है जब चीन ने किसी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी को ब्लैकलिस्ट करने की भारतीय कोशिश को संयुक्त राष्ट्र में रोका है। इसी साल अप्रैल में यानी 2022 में हाफिज तलहा सईद को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित किया था, लेकिन चीन ने सईद को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की 1297 अलकायदा प्रतिबंध कमेटी के तहत ब्लैकलिस्ट करने के प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया। भारत के मुताबिक हाफिज तलहा सईद भारत और अफगानिस्तान में भारत के हितों पर हमलों के लिए सक्रिय तौर पर आतंकवादियों को चुनता है, फंड इकट्ठा करता है और हमलों को अंजाम देने में शामिल भी रहा है। हाफिज तलहा पाकिस्तान में मौजूद लश्कर के सेंटरों में जाकर भारत, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जिहाद छेड़ने की बात करता रहता है। वो लश्कर का सीनियर लीडर होने के अलावा आतंकवादी संस्था के धार्मिक विंग का प्रमुख भी है। इसके पहले चीन ने संयुक्त राष्ट्र में भारत और अमेरिका के उस प्रस्ताव को भी पास नहीं होने दिया था जिसमें पाकिस्तान स्थित चरमपंथी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के नेता शाहिद महमूद को ग्लोबल टेररिस्ट की सूची में शामिल किए जाने का प्रावधान था। इस सूची में दूसरा नाम है शाहिद महमूद का। अमेरिका के वित्त विभाग की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार कराची में रहने वाला महमूद लंबे समय से लश्कर का वरिष्ठ नेता है। वो साल 2007 से इस आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है। महमूद जून 2015 से जून 2016 तक लश्कर-ए-तैयबा के लिए फंड इकट्ठा करने वाली संस्था फलाह-ए-इंसानियात फाउंडेशन का वाइस चेयरमैन रहा है। इससे पहले वो साल 2014 में कराची क्षेत्र में इस संस्था का प्रमुख था। अगस्त 2013 में उसे बांग्लादेश और बर्मा की इस्लामी संस्थाओं में लिंक स्थापित करने का जिम्मा दिया गया था। अमेरिका के मुताबिक महमूद ने दावा किया कि लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख उद्देश्य भारत और अमेरिका पर हमले करना है। इस सूची का तीसरा नाम है अब्दुल रहमान मक्की। इसी साल जून में चीन ने पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की पर प्रतिबंध लगाने की भारत और अमेरिकी कोशिश को अंतिम पलों में रोक दिया था। मक्की पहले से ही अमेरिका में एक घोषित आतंकवादी है। वो लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद का रिश्ते में साला लगता है, यानी उनकी पत्नी का भाई। जमात-उद-दावा में वो दूसरे नंबर का नेता है और चूंकि हाफिज सईद बीमार चल रहा है इसलिए कई मायनों में संगठन को वो ही चला रहा है। अमेरिका का दावा है कि मक्की लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कैंपों को फंड करता है। मक्की आतंकवादी संगठनों के लिए धन जमा करने के अलावा पाकिस्तान के भीतर नौजवानों को भारत पर हमले करने के लिए उकसाता रहता है। अमेरिका ने उस पर $20 लाख का इनाम रखा हुआ है। इस आतंकवादियों की सूची में चौथा नाम है अब्दुल रऊफ अजहर का। अगस्त में चीन ने जैश ए मोहम्मद के सीनियर नेता अब्दुल रऊफ अजहर पर पाबंदी लगाने के प्रस्ताव पर भी रोक लगा दी थी। अजहर को अमेरिका ने वर्ष 2010 में आतंकवादी घोषित कर दिया था। अजहर 2007 में भारत में जैश के सबसे वरिष्ठ कमांडरों में से एक था। साल 2008 में अजहर को भारत में फिदायीन हमले अंजाम देने का जिम्मा दिया गया था। दिसंबर 1999 में काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की जो विमान था उसको हाईजैक करने के बाद अजहर दुनिया की नज़रों में आया था। हाईजैकिंग का मकसद जम्मू की कोट बलावल में बंद मसूद अजहर को रिहा करवाना था। इसके बाद साल 2000 में संसद पर हुए हमले में भी रऊफ का हाथ बताया गया था। साल 2016 में पठानकोट में एयरफोर्स बेस पर चरमपंथी हमले के बाद आतंकवादी हमले के बाद भारत की INA ने इंटरपोल से रऊफ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की थी। इंटरपोल ने अपने नोटिस में लिखा था कि रऊफ टेररिस्ट गैंग का सदस्य है जो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए वांटेड है। इस लिस्ट का 5वां नाम है साजिद मीर का। सितंबर में चीन ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास पर भी रोक लगा दी। मीर मुंबई पर हुए 26/11 हमलों का अभियुक्त है। आपको याद होगा कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और इसने पूरे देश को दहला दिया था। पूरी दुनिया इस हमले को लेकर स्तब्ध रह गई थी। भारत और अमेरिका उसे ग्लोबल टेररिस्ट की सूची में डालना चाहते थे। साजिद मीर भारत में मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। अमेरिका ने भी उसे पकड़ने के लिए $50 लाख का इनाम रखा हुआ है। इस साल जून में पाकिस्तान की एक अदालत ने उसे आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंड इकट्ठा करने के केस में 15 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि इससे पहले भी वो पाकिस्तान ये दावा कर चुका है कि साजिद मीर की मौत हो गई है, वो मारा गया है, लेकिन पश्चिमी देशों ने
इस बात को नहीं माना था और पाकिस्तान से मीर की मौत का सबूत भी मांगा था। ऐसी परिस्थितियों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में कहा था कि संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद के सूत्रधारों पर प्रतिबंध लगाकर करारा जवाब देता है। जो लोग यूएन में ये नहीं होने देते वो गलती करते हैं। यकीन मानिए ऐसे देश न तो अपना हित साध रहे हैं और न ही अपनी साख बेहतर कर पा रहे हैं, ये एस जयशंकर ने कहा था। बार बार भारत और अमेरिका को कोशिशों में अड़ंगा लगाने के बाद जो उनकी कोशिश थी उसमें जयशंकर ने कहा था कि आतंकवाद को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र में किसी प्रस्ताव को बिना सोच समझकर रोकना कॉमन सेंस से परे है। ऐसी परिस्थितियों में यह समझा जा सकता है कि पाकिस्तान एक तरफ तो खाने पीने के लिए, दवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद चाहता है, बाढ़ से राहत के लिए मदद चाहता है, लेकिन अपने पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने में करता है और उसका सरपरस्त है चीन, और जिसके सेना प्रमुख बाजवा साहब खुद अपने लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हो, उसके बारे में और क्या कहा जा सकता है। और अब हम बात करते हैं अपनी कवर स्टोरी की, जिसमें हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं उनमें से 5 प्रमुख आतंकवादियों के बारे में हमने आपको बताया अपने इस अभी के शो में कि उनको चीन ने हर बार ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में, जब अमेरिका ने, भारत ने डालने की कोशिश की संयुक्त राष्ट्र के ज़रिए, तो चीन ने वीटो लगा दिया है। क्या चीन की मंशा हो सकती है हाशमी साहब? देखिए, मंशा तो सिर्फ ये है कि चूँकि उनका बहुत बड़ी पूंजी लगी हुई है पाकिस्तान में, तो वो हर उस मोड़ पे उसका बचाव करना चाहते हैं कि अगर हम इनका यहाँ बचाव करते हैं तो हमें जो विरोध है अभी बहुत, जो वहाँ लग रहा है CPEC का जो बड़ा प्रोजेक्ट है, अरबों रुपया चीन अब तक लगा चुका है। हालांकि अलग बात है कि वो उस तरह से परिणाम नहीं दे रहा है जिस तरह से चीन को उम्मीद थी। अब तो मतलब उस मुद्दे पे झगड़ा भी हो रहा है, इन लोगों के बीच में भी कंट्रोवर्सी भी हो गई है, पैसे का लेन देन का भी, अब हमें दे दो, वापस कर दो, इस तरह की भी चीज़ें आ गई हैं। तो बहरहाल ये तो एक मसला है ही। उसके बाद वो इसलिए भी हर प्लेटफॉर्म पे, जैसे अक्टूबर में उसने बचाव किया था कि जो वहाँ का जो आतंकवादी संगठन है उसमें तो अमेरिका, भारत ने बस हफ्ता कहा था कि इसको सूची में, प्रतिबंधन की सूची में लाओ, लेकिन चीन ने वहाँ पे भी अड़ंगा लगाया था। ये इस तरह के मामले हमेशा अपने आप को दिखाने के लिए कि हम दोनों देश एक हैं, और हर उस जगह पे जहाँ पे चीन फंसता है तो पाकिस्तान आगे आने की कोशिश करता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पाकिस्तान को इतना महत्व नहीं है, चीन को थोड़ा गौर से देखा जाता है, सुना जाता है। इस वजह से जहाँ इनको मौका मिलता है वो उनका बचाव करते हैं, जहाँ उनको मौका मिलता है वो इनका बचाव करते हैं। अच्छा, जब चाइना जो है बहुत 10 लाख उइगर मुसलमानों को चाइना ने कैंप्स में बंद करके रखा है, अमानवीय परिस्थितियों में बंद करके रखा है, वहाँ पर वो आरोप लगाता है कि ये लोग आतंकवादी हैं, लेकिन वही आतंकवादी जब भारत में हमला बोलते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, तो उनको बचाता है। तो ये कैसी नीति है चीन की? देखिए, मैं तो पाकिस्तान की बात अगर हम करें तो पाकिस्तान के जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो उइगर मुसलमानों के बारे में कोई बात नहीं करते। जिसके बारे में उइगर मुसलमान, वो चीन कहता है कि ये उग्रवादी हैं और इसलिए उन्होंने उनको अलग से रखा हुआ है, जहाँ उनके सारे मानवाधिकार जो है छीन लिए गए, लेकिन उसको तो आतंकवादी बताता है। इनको इसलिए नहीं बताता कि फिर अगर ये मुद्दा हम उठाएंगे तो फिर हम फंसेंगे। तो वो हमेशा और लगातार उस पर उइगर मुसलमानों को लेकर के इस पर बातचीत होती रहती है कि वहाँ जो हो रहा है, और टीम भी गई वहाँ पे और वहाँ घुसने नहीं दिया गया। तो बहुत तरह की बातें हैं। और पाकिस्तान जब भी बात होता है तो पाकिस्तान खड़ा हो जाता है। तो ये तो दोनों का, मैंने पहले भी कहा था कि ये दोनों का साझापन है, ये दोगलापन भी कह लें, साझापन भी कह लें, कि दोनों ऐसे मुद्दे पे इकट्ठे हो जाते हैं और तब फिर मुसलमान उनको जो है सो वो फिर मुसलमान पीछे चला जाता है। तब मुसलमान पीछे चला जाता है, तभी डिप्लोमेसी शुरू कर देते हैं। खराब किस्म की डिप्लोमेसी। भारत को घेरने की कोशिश के तौर पर देखते हैं क्या? जब म्यांमार में सैनिक प्रतिनिधिमंडल जो है पाकिस्तान का जाता है, जिसमें आपने जिक्र किया कि चीन एक बड़ा एंगल है, चीन ने ही पाकिस्तान और म्यांमार को साथ में लाने की कोशिश की है, तो क्या भारत के लिए किस तरह से खतरा देखते हैं? रणनीतिक तौर से, फौजी तौर पे कोई खतरा है? देखिए, खतरा तो हम उन सारी चीज़ों से जहाँ से संभावनाएं खतरे की अबू जहाँ से आती है, चूँकि पाकिस्तान और चीन से हमारे रिलेशन ठीक नहीं है, हालांकि म्यांमार से हमारे उतने ख़राब रिलेशन नहीं है, लेकिन इनका वहाँ इकट्ठे हो जाना ये हमारे लिए चिंता का विषय है। एक तरफ फिर श्रीलंका में भी इनकी गतिविधि बढ़ गई है चीन वालों की। तो जाहिर सी बात है
कि एक जब हमारे पड़ोस में कोई हमारा विरोधी जब इकट्ठा हो रहा हो और सेना से लेकर के सैनिक प्रशिक्षण वगैरह का भी काम चल रहा है, तो वैसी परिस्थिति में तो स्वाभाविक है कि हमें आशंकाएं तो कई तरह से होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम इस तरह की चीज़ों के लिए सतर्क नहीं हैं, हम तो सतर्क रहते ही हैं, नज़र रखते ही हैं सब पे। ड्रोन वोन भेजता रहता है पाकिस्तान। हाँ जी। अच्छा, एक सवाल है कि पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को तो पूरी तरह फंडिंग करता है, लेकिन अपने ही देश में जब उसके बाढ़ से लोग पीड़ित हो जाते हैं, जब उनके यहाँ आर्थिक रूप से लगभग दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गए, तब उनको पैसा उनको दूसरे देशों से चाहिए, मदद चाहिए। अभी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी जो जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन हो रहा था मिस्र में, शर्म अल शेख में, वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि हमको पैसा दीजिए कि हम जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपट सकें। देखिए, एक सिंध नैरेटिव करके एक वहाँ प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो ख़ास तौर से जो सिंध से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उससे आता है, वो हम उससे समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में जो सिंध का हिस्सा है, तो अभी मैं सुबह ही में वो देखता आ रहा था उसको कि बात वहाँ मेट्रो लाने की हो रही है और मतलब शहर को और चमकाने की हो रही है, जिस तरह से आप कहते हैं कि मांग के पैसा ला करके करने का। इस बाढ़ में सिंध की सड़कें सारी तबाह हो गई हैं, सारी की सारी तबाह हो गई हैं। बात वहाँ पे हो रही है मेट्रो लाने की। जो बुनियादी ढांचा है जिस पे सड़कें दौड़ती हैं, वाहन दौड़ते हैं, उस पे सुधारने की कोई बात नहीं हो रही है। सड़क के नाम पे शायद उसको पैसे भी नहीं मिलेंगे, इसलिए भी वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। वो बड़े प्रोजेक्ट दिखा करके वहाँ पैसे लाता। मतलब कि मैं तो जब से होश संभाला, जब पत्रकारिता में जब से आया, मैं 20-22 साल हो गए, तब से मैं देख रहा हूँ। हाँ, ज़्यादा ही हो गए, मतलब थोड़ा कम बताने की उम्र से ही पता चल जाता ना। तो जब भी मैं पढ़ता हूँ पाकिस्तान के बारे में, तो हमेशा ही उसके हाथ में कटोरा होता है। हर बार, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, उसके हाथ में कटोरा ही होता है। और हम लोग हमेशा करते, जैसे हम लोग को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है सरकारी स्तर पे भी, स्कूलों में भी, कॉलेज में भी, पूंजी निवेश के बारे में, कि भाई पूंजी अगर हम बैंक से लेते हैं। बहुत सारे स्कूल से निकलते हुए ये जो मैट्रिक के बाद नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा सरकार की तरफ से हमारे यहाँ प्रोविज़न है कि आप 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया आप ले करके अपना कोई स्टार्टअप शुरू कीजिए, छोटे मोटे, और उसमें कैसे आप पैसा देंगे, कैसे वापस करेंगे, कैसे अपने आप को बढ़ाएंगे। मतलब हम तो स्कूल के लेवल पे इस तरह की चीज़ें हमारी पढ़ाई होती है कि 1 लाख रुपए हम आ जाएंगे तो हम खुद कैसे खड़े होंगे, 5 लोगों को कैसे खड़ा कर लेंगे, और बैंक को वापस कैसे करेंगे। पाकिस्तान इतने अरबों रुपए इकट्ठे करता है, पर सारे पैसे खा जाता है। तो खड़ा नहीं हुआ, पैसे खा जाता है या वो जमा हो जाता है? जैसे कि मैं नहीं, आप सेना अध्यक्ष बताइए, सेना अध्यक्ष तो बड़े नपे तुले, ठीक है, उनको कुछ चीज़ें मिलती हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, पर उसका तो 90 तुले होते हैं, और उसमें उम्मीद 12 अरब रुपए जमा कर लेना। मैं तो बड़ा, मतलब सुबह में आपने ही ट्वीट किया था, मैं बड़ा जो है सो वो मतलब ताज्जुब रह गया कि बताइए एक सेना अध्यक्ष, और मैं यही समझता हूँ कि वो जब उनको बार बार ऑफर किया था, अभी तक इस महीने के आखिर में सेना अध्यक्ष उनका चुन लिया जाना चाहिए था, अभी तक चुना नहीं गया। उनको ऑफर मिला था बाजवा साहब को कि आप दोबारा सेना अध्यक्ष बन जाइए, इमरान खान ने उनको दिया था विस्तार, और इस बार भी चाहते थे लोग। चूँकि अब इमरान खान से और बाजवा के रिश्ते ख़राब हो गए हैं, तो मियां शहबाज शरीफ चाहते हैं कि वो रहें, पर उन्होंने मना कर दिया। उनको लगता है कि ये जो बवाल हो रहा है, इनके वजह से ही आजकल सेना पे बहुत ज़्यादा उंगली उठती है। नहीं तो पाकिस्तान के नेता की हिम्मत नहीं थी कि वो सेना पे सीधे सीधे उंगली उठाए, लेकिन बाजवा के नाम पे अब उसके हेडक्वार्टर प्रदर्शन हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। अब वो बाजवा उनको लगता है कि अगर हम रह गए तो फिर ये पोल पट्टी। अच्छा, क्या ऐसा आपको लगता है कि कहीं बाजवा देखें कि 1 हफ्ता बचा है, लोग इस तरह मुझे घेर रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, तख्ता पलट ही ना कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये भी मुमकिन है? हाँ, हो सकता है। वो तो शुक्र है कि 1 हफ्ता है, तो शायद उनको कुछ ना बन पाए, और वो जो उनके पीछे के जो लोग हैं, जो लाइन में क्यू में लगे होंगे, वो सोचें कि तख्ता पलट करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, ये जाएँ तो हम भी बटोरने के लिए आ जाएँ। तो ये सब चीज़ें तो हैं वहाँ, ये पाकिस्तान। मैथिली में एक खाना बहुत मशहूर है, वो दही और चूड़ा का, चिड़वा और दही। तो उसमें मैथिली में कहावत है कि चूड़ा के गवाही दही, यानी जिसका अगर हिंदी तर्जुमा हम करें तो कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। चीन और पाकिस्तान का यही मसला है, दोनों चोर हैं, इसलिए क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों में एक दूसरे की हितों की रक्षा करते हैं। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है और उन आतंकवादियों की रक्षा संयुक्त राष्ट्र में चीन करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक असगर हाशमी साहब, विभिन्न विषयों पर, विभिन्न सवालों पर आपने बहुत सटीक जानकारियाँ दी। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। दुनिया का भला आतंकवाद से नहीं होगा। पाकिस्तान और चीन को समझना होगा कि आग लगेगी तो उनके घर भी जलेंगे।
बहरहाल अब थोड़ी अच्छी बात, अब आपको लिए चलते हैं वृंदावन। हमारे सहयोगी चेतन वर्मा ने हाल ही में वृंदावन जाकर वहाँ के कुछ दर्शनीय मंदिरों को अपने कैमरे में कैद किया है। आइए डूब जाइए भगवान कृष्ण की भक्ति में, देखिए कुछ बहुत ही शानदार विजुअल्स। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ऐसी भूमि जहाँ के कण कण में भगवान श्री कृष्ण की महिमा है। जहाँ की हवा में आज भी व्याप्त है कृष्ण और राधा का प्रेम। आप यहाँ जाएंगे तो यहीं के होकर रह जाएंगे। यहाँ की पावन धरा में लोग कृष्ण के प्रेम में खो जाते हैं। वृंदावन की ये भूमि आध्यात्मिक ज्ञान और आंतरिक शांति का क्षेत्र है। जीवन की आपाधापी से दूर यहाँ के मंदिरों में आपका सीधा कनेक्ट होता है ईश्वरीय भक्ति से। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर दुनिया भर के प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में से एक है। यहाँ श्री कृष्ण को बांके बिहारी के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्हें सर्वोच्च भोक्ता माना जाता है। बांके का अर्थ है 3 स्थानों पर झुकना, जबकि बिहारी का अर्थ है आनंद लेने वाला। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के ठाकुर के 7 मंदिरों में से एक है और ये श्री राधा वल्लभ मंदिर के पास स्थित है। ठाकुर जी के एक अन्य मंदिर में मशहूर है प्रेम मंदिर। ये आध्यात्मिक परिसर श्री कृष्ण और सीताराम को समर्पित है, जो कि सफेद पत्थरों से खूबसूरती से बनाया गया है। जो आश्चर्यजनक वास्तुशिल्प और सनातन धर्म के इतिहास को प्रदर्शित करता है। यहां आकर मिलने वाली शांति अद्भुत है। वृंदावन का निधिवन यहां की सबसे अच्छी जगहों में एक है। निधिवन मंदिर तीर्थयात्रियों और प्रकृति प्रेमियों दोनों के लिए एक खजाना है। यह भी कहा जाता है कि जैसे ही सूरज डूबता है, किसी को भी वहां वापस रहने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि कृष्ण और राधा गोपियों के साथ निधिवन में रास लीला करते हैं। वृंदावन में सबसे बड़ा मंदिर है श्रीरंगजी मंदिर, जो 1851 में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में बनाया गया था। ये मंदिर भगवान रंगनाथ को समर्पित है। इसके अलावा वृंदावन के इस पवित्र मंदिर में भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और देवी सीता के साथ साथ भगवान नरसिंह, भगवान वेणुगोपाल और भगवान रामानुजाचार्य के अन्य देवता भी हैं। वृंदावन के कई मंदिरों में एक है इस्कॉन टेम्पल, यानी श्री कृष्ण बलराम मंदिर। खूबसूरत सफेद पत्थरों से बने इस मंदिर में भक्ति का अद्भुत भाव प्रवाहित होता है। प्रियकांत जो मंदिर देखने में ऐसा लगता है मानो ये कमल पर विराजमान हो। प्रियकांत जू मंदिर एक 125 फीट ऊंची कृति है, जो शास्त्रीय भारतीय वास्तुकला को दर्शाते हुए दोनों तरफ तालाबों और फव्वारों से घिरा हुआ है।
और यहीं पर है वैष्णो माता मंदिर। इन मंदिरों में आकर आपको महसूस होगा कि भगवान श्री कृष्ण की क्या अद्भुत महिमा थी। उनके जीवन में एक तरफ योग था, पांचजन्य था, गीता के श्लोक थे, कुरुक्षेत्र था, द्वारिका थी, युद्ध था, और दूसरी तरफ बांसुरी, रास, गोपियां, राधा, माखन की चोरी, गोकुल और गोवर्धन उठाकर आम लोगों की रक्षा। वृंदावन के मंदिर बताते हैं कि अपने भीतर की यात्रा करके हम दुनिया को प्रेम का संदेश दे सकते हैं, जिसमें कोई दूसरा नहीं होता, सब अपने होते हैं। जिसे हम और आप कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। आज के कार्यक्रम में इतना ही। विश्लेषण और निष्पक्ष खबरों के लिए आप आवाज़ द वॉइस को ट्विटर और बाकी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करें। आवाज़ द वॉइस का ट्विटर हैंडल है @आवाज़_द_वॉइस HIN हिंदी, और आप मुझसे जुड़ सकते हैं मंजीत 2007 पर, MANGIT 2007 पर। व्यूज़ बेशक क्वालिटी का प्रतीक नहीं है, पर आप जुड़ते हैं हमारे साथ, हमें देखते हैं, हमारी बात समझते हैं, और हिंदुस्तान एक है और हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है, यही मकसद है, और इसमें आप जुड़ेंगे तो बेशक हमारा हौसला बढ़ेगा। आज का कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।